नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। और हाँ, आज हम जो मुद्दा आजकल जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज देखेंगे हम कास्ट सेंसस के बारे में। यानी कि कास्ट सेंसस क्या है, सेंसस जो है उसमें देरी हो रही है काफ़ी, और वो जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई कर रही है देरी का होना। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है, कास्ट सेंसस क्या ये पहली बार हुई है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जो सेंसस के बारे में और कास्ट सेंसस के बारे में, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई अब जो है कास्ट जो सेंसस जो है की जाएगी 2027 में, और उसी के साथ साथ कास्ट सेंसस भी की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस क्या है, और बहुत जो है मांग उठ रही थी इसकी। कुछ स्टेट्स ने इसको कराना भी शुरू कर दिया था कास्ट सेंसस को। ठीक है, तो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। और जैसे कि सेंसस जो की जाएगी 2027 में अभी ये होने वाली है, कुछ जगहों पे ये 2026 में होगी दोस्तों। जैसे कि मतलब 2026 में ही शुरू हो जाएगी। जैसे कि जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है, लद्दाख हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसी जगहों पर ये पहले ही शुरू कर दी जाएगी, है ना। तो एक तरह से मार्च 1 है, मार्च 1 जो है डेट रखी है, जो कट ऑफ डेट है एक तरह से मार्च 1 2027, जब एक तरह से फेज 2 इसका शुरू होगा, है ना। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो इसके बारे में काफ़ी मतलब न्यूज़ आती रही है। जनगणना जनगणना की क्यों जाती है, तो भाई ये हर साल 10 साल पे होती है हमारे यहाँ पर। जैसे हम देख सकते हैं 2011 में हुई थी पहले वाली, तो कब होनी चाहिए थी, 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई। ठीक है, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि भाई कोविड आया हुआ था, कोविड-19 फैला हुआ था, है ना। तो उस टाइम पर जनगणना नहीं हो सकी। और ये ऐसा हमारे देश में ही नहीं हुआ कि हमारे देश में ही नहीं हुई, भाई ये चाइना में होनी थी, वहाँ भी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाद में करा ली। फिर जो है एक तरह से यूनाइटेड किंगडम ने भी बाद में उसको मतलब पोस्टपोन किया, तो काफ़ी देशों ने इसको पोस्टपोन किया था। तो इंडिया ने भी पोस्टपोन किया, लेकिन हमारी जो है पोस्टपोनमेंट थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो हम समझते हैं भाई क्यों ऐसे हुआ, और अभी जो है 2027 ही क्यों एक तरह से चुना गया है, क्या पहले नहीं कराई जा सकती थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। और फिर जनगणना जरूरी क्यों होती है, तो जनगणना से जो नीति निर्माण है, जो बजट है, तो उसकी जो पॉलिसी जो बनेगी, तो वो जनगणना के आधार पर अगर बने। क्योंकि अगर कहीं पर एग्जाम्पल के लिए ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च करना होगा, तो नीतियाँ ऐसी बनानी होंगी हेल्थ सेक्टर पे जो कार्य कर सकें, है ना। तो इस तरह से डेटा अवेलेबल होना जरूरी है, और वो डेटा जितना नया हो, जितना अपडेटेड हो, वो इतना ही जो पॉलिसी होगी इतनी ही इफेक्टिव होगी, है ना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो जातिगत जनगणना क्या है, तो जातिगत जनगणना यानी कि जब जनगणना कर रहे हैं तो उस टाइम पर जाति भी रिकॉर्ड कर लेना, कि भाई जिसकी हमने जिसको गिना वो किस जाति से हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली से पूछना कि आपकी मतलब जाति क्या है। तो क्या ये पहली बार हो रही है, जी नहीं, ये पहले हुआ करती थी। मतलब जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था इंडिया में, तो 1931 में ये लास्ट टाइम हुई थी, और उसी डेटा को हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जब एक तरह से गवर्नमेंट ने अप्लाई करी, तो उस टाइम पे जो डेटा था वो 1931 की जो कास्ट सेंसस थी वो यूज़ किया गया। और दोस्तों 1931 में हम 27 करोड़ हुआ करते थे, और आज हम हैं 146 करोड़। तो क्या एक तरह से क्या लॉजिक बनता है, भाई 27 करोड़ जो थी उसमें जो जातियों का एक तरह से परसेंटेज था वही हमने अभी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो काफ़ी पुराना डेटा हुआ, और इससे क्या है, जो लाभ पहुंचना चाहिए जहां तक, वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो बहुत जरूरी हो गया था भाई कास्ट सेंसस होना, क्योंकि कास्ट अगर है इंडिया में, अगर कास्ट है तो भाई हम उसको एक तरह से हम चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो हमें काउंट करना होगा, जिससे कि वहां तक लाभ पहुंच सके, है ना। और हमें पता चल सके भाई कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है ना। भाई ज्यादा पीछे स्टेटस है जिनका जिनका एक तरह से एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है, तो हमें पता लगना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है दोस्तों इसमें जो है सामाजिक न्याय और सटीक आरक्षण एक तरह से मिलेगा इससे। अब आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये कास्ट सेंसस से अलग कैसे है, तो ये 2011 में किया गया था। 2011 में क्या किया गया कि भाई एक जैसे हाउस होल्ड में गए, और वहां पे ये पूछा जिस टाइम पे कास्ट सेंसस हो रही थी कि भाई आप किस एक तरह से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो उस बारे में हाउस होल्ड कैसा है, कच्चा है या पक्का है, फिर उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है या नहीं आती।
तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें ये भी रिकॉर्ड किया गया कि भाई कास्ट क्या है आपकी अब इसमें, लेकिन ये डेटा रिलीज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया रिलीज? क्योंकि दोस्तों जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा था तो उसके अंतर्गत जो जातियां लोगों ने बताई तो वो जातियां मतलब उन्होंने इस तरह से बता दी कि भाई किसी ने अपने सरनेम को ही मतलब सरनेम को ही जाति की तरह रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक है, जैसे कि अब यादव हैं, है ना, तो किसी ने यदुवंशी बोला तो यादव अलग लिख दिया जाति, फिर यदुवंशी अलग लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिपीटेशन हुआ, इतना मतलब डुप्लीकेशन हुआ वहां पर कि 40 लाख जातियां एक तरह से रिकॉर्ड कर दी गई। अब भाई इतनी जातियां तो है नहीं और इतनी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था और ये सारी चीजें करना कितना मुश्किल। तो इस डेटा को गवर्नमेंट ने कहा भाई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यूज किया गया है कुछ योजनाओं के लिए, जैसे कि हमारी यहाँ पे जो पीएम आवास योजना है उसमें इसका यूज किया गया, जो उज्ज्वला योजना है जिसमें सिलेंडर वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स को, तो उसमें भी इसको यूज किया गया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को। उसके साथ साथ दोस्तों इसका यूज जो आयुष्मान जो योजना है उसके लिए भी किया गया है, जिसमें एक तरह से इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसका यूज हुआ था। तो ये हुआ कब था भाई? 2011 में हुआ था ये, मतलब का जो हमारी पहली जो सेंसस हुई थी उसी के साथ, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है इसका डेटा। तो कास्ट सेंसस इससे अलग है, वहां पर आर्थिक स्थिति नहीं, वहां पर सिर्फ पूछी जाएगी जाति। ठीक है, तो अभी जो ये होने वाली है इसमें क्या पूछा जाएगा भाई? सिर्फ जाति पूछी जाएगी इसके अंतर्गत, है ना। तो हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों अलग कैसे हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फिर आगे दोस्तों इसमें जो है जैसे कि हमने बात कर ली भाई आर्थिक जो है जातिगत डेटा, इसमें मतलब जाति भी थी लेकिन आर्थिक डेटा भी इसके अंतर्गत था। फिर आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, ठीक है, और उसमें जो होंगी जो जातिगत जो जनगणना होगी उसमें सिर्फ जातियां रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन किसके साथ? जो सेंसस हो रही है उसी के साथ, मतलब उसी क्रम में एक कॉलम में जाति भी रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों जरूरी क्यों है। तो टारगेट करने के लिए, मतलब कि भाई बेटर टारगेट कर पाएंगे जब पता होगा कि किसी जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब है, या फिर उनको जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है, या फिर जो स्कीम्स हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनकी जो है किसी भी तरह से हिस्टोरिकली, ठीक है, वो उनका स्टेटस नीचे नीचे रहा है। तो उन जातियों का कम से कम पता चल पाएगा कि भाई हाँ इस तरह से इंडिया में ये स्थिति है इस जाति की। ठीक है, भाई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, तो सारी चीजें ये रिकॉर्ड की जाने वाली हैं जिससे कि बेटर टारगेट कर सके और जो है पॉलिसी का लाभ पहुंचा सके, है ना। आगे जो है डाटा हमें आरक्षण के लिए मिल जाएगा। जो आरक्षण जो व्यवस्था है ऑलरेडी है हमारे यहाँ पे 50% की सीलिंग है ना, तो 50% की है अभी जो सीलिंग है, भाई 50% तक आरक्षण दे सकते हैं, जिसमें 27% ओबीसी को मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि जो जैसे बिहार हो गया है ना, तो बिहार में एक कास्ट सर्वे कराया गया, उसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, ये देखने को मिला कि 63% जो लोग हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो अब जो है बिहार कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर 27% रिजर्वेशन, मतलब ये तो एक तरह से सही तुक नहीं बैठता, तो हमें तो ज़्यादा देना होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और जो ओबीसी हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब मांग उठ रही है कि भाई जब स्टेट ये सब कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं तो आरक्षण के लिए एक साइंटिफिक डेटा मिल जाएगा हमें, उसके बाद जो हाशिए पर जो जातियां हैं तो उनका भी पता चलेगा। ठीक है, आगे जो है दोस्तों देख लेते हैं, जैसे इसके पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं। भाई इसमें बात की जाती है कि इसके फायदे क्या होंगे, तो फायदे तो वही भाई टारगेटेड पॉलिसी बना पाएंगे और जो डेटा अपडेटेड हमें पता होगा, क्योंकि जब जाति है, जब सामाजिक व्यवस्था में जाति की एक तरह से यूज है और उसको क्योंकि शादियां वगैरह होती हैं ज्यादातर जाति में की जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर जाति एग्जिस्ट करती है तो भाई उसको काउंट भी किया जाए, है ना, तो उसको काउंट भी किया जाए, उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। हालांकि जो गवर्नमेंट का एक तरह से या फिर जो हमारा जो एक तरह से वो है वो कास्टलेस सोसाइटी का है, लेकिन जब तक ऐसा संभव नहीं है तब तक तो हमें उसको काउंट करना ही होगा। ठीक है, तभी तो हम बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे। ठीक है, आगे जो है दोस्तों फिर योजना वितरण में क्या होगा, भाई पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना। फिर जो है दोस्तों इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो भाई पॉलिटिकली जो है पोलराइजेशन हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जो एक तरह से मान लिया कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जाति के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो उस वहां पर उसी जाति से जो है कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो अपीजमेंट की पॉलिसी तो इस तरह से किया जा सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है। फिर इतना डेटा जो कलेक्ट होगा, तो जैसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दौरान हो चुका है कि भाई इतनी जातियां काउंट हो गई, ठीक है, तो वो भी एक चैलेंज है। तो गवर्नमेंट इसके लिए हालांकि पहले से ही तैयार है और वो एक स्टैंडर्डाइज एक लिस्ट बना रही है कि भाई इस जाति में जो लोग आएंगे, आप अगर कोई दूसरा नेम भी बोल दे तो आप इसको इस जाति में डाल दीजिए, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट दी जाएगी अभी जो जातियां काउंट की जाएंगी, है ना। तो उससे बचने के लिए अब ये कैसे की जा रही है जो सेंसस जो है, तो सेंसस इस बार जो होगी तो डिजिटली होगी, यानी टैबलेट और मोबाइल वगैरह यूज़ किए जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए डेटा को, ठीक है। फिर आगे जो है दोस्तों, जो एक तरह से जो गणना कर्मी होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई जो लोकल लैंग्वेज जहाँ पे वो गणना करने जा रहे हैं वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज उन्हें आती हो, तभी वो समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। और जिससे कि मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन जो कई बार रिकॉर्ड कर ली जाती है उससे बचा जा सके, भाई जान सके कि वो अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है ना। तो आगे जो है दोस्तों, पहले से ही एक स्टैंडर्डाइज, जैसे मैंने बात की भाई कास्ट सेंसस के लिए पहले से ही एक स्टैंडर्डाइज लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि भाई जो सरनेम है तो आप उनको ऐसे कंसीडर नहीं करना है, जाति अलग है सरनेम अलग है ना। जैसे कि भाई पंडित हो गए तो उनके सरनेम बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप उनको उसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर जैसे यादव, तो यादव जो है या यदुवंशी किसी ने बोला तो आप उसको यादव में डालिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक लिस्ट दे दी जाएगी गणना कर्मियों को, जिससे कि वो उसको साइंटिफिकली कर सकें, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है रिलेटेड और मुद्दे क्या हैं। अब गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमने बात की भाई डिले हो गई हमारी सेंसस, 2011 में होनी चाहिए थी, 2021 आ गया है ना। तो 2011 में मतलब 2021 का हमने देखा कि भाई पेंडेमिक था, लेकिन उसके बाद भी डिले किया गया। तो डिले करने के काफ़ी रीज़न हैं, जैसे कि एक तो महिला आरक्षण। तो दोस्तों जो महिला आरक्षण है, यानी कि जो हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो गया है, जिसके थ्रू जो लोकसभा हो गई या फिर जो स्टेट असेंबलीज हो गई, तो वहाँ पर एक तरह से वुमेन को 33% जो सीटें होंगी वो रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन ये रिजर्वेशन किस आधार पर होगा? जो डिलिमिटेशन होगा जो 2026 में होना है ना। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, ठीक है। तो परिसीमन होना है 2026 में, तो इसलिए एक तरह से वो भी एक तभी वो हो पाएगा, है ना, जब पॉपुलेशन हमारी यानी सेंसस जो है, सेंसस कंडक्ट हो जाएगी तो अपडेटेड डेटा एक तरह से अवेलेबल होगा परिसीमन के लिए भी, फिर आरक्षण के लिए भी, क्योंकि आरक्षण भी तभी लागू किया जाएगा। तो ये भी एसोसिएटेड मुद्दे हैं, मतलब जो ये भी एसोसिएटेड मुद्दे हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे बात की जाती है कि भाई जो गणना में नहीं आते यानी जो गिने नहीं जाते, तो फिर पॉलिसी में भी स्थान नहीं मिल पाता, है ना। तो जैसे कि भाई स्टेट जो बिहार हो गया, तो वहाँ पे एक सर्वे करा लिया गया है कि भाई 63% हमारे यहाँ पे ओबीसी हैं, या फिर उनकी कंडीशन एक तरह से एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो वो जो है इसको क्या कर सकते हैं भाई, 27% रिजर्वेशन ना करके और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से गणना में जब आएंगी चीजें और परसेंटेज एक्चुअल में पता चलेगी, तो उसका फायदा इस स्तर पर होगा कि बेटर पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी और जिनको जो डिजर्व करते हैं वहां तक ही चीजें पहुंच पाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम ये क्लास समाप्त करते हैं। नमस्ते।